मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। तो बेटा हमने हेलो अल्केन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे, अब हम ऐसे ही बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स की, जिसमें सबसे पहला मेथड होगा आपके पास यूजिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आपने जीओसी में ध्यान से पढ़ा हो तो आपको एक चीज़ तो पता है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक नॉर्मल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं होता। एक सिंपल सी वजह है, ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे। बेंजीन के पास खुद के पास 3 मल्टीपल बॉन्ड है, इसकी वजह से बेंजीन अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और न्यूक्लियोफाइल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो डायरेक्टली आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जैसे हेलो अल्केन्स के अंदर अल्कोहल से आप यूज़ कर रहे थे प्रिपरेशन। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे, न्यूक्लियोफिलिक नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन को। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट यूज होगा आपके पास बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे किसी भी हैलोजन की। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन की रिएक्शन करा ली इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। अब ये लेविस एसिड क्या है, तो लेविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल का ही दूसरा भाई है। इलेक्ट्रोफाइल भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस। ऐसे लेविस एसिड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंसेस। कौन कौन सी यूज होंगे भाई जनरली यहाँ पर आपके पास यूज होंगे ग्रुप, आपके पास बोरोन से, आपके पास बेरिलियम से, आपके पास एल्यूमिनियम, और उसके अलावा डी ब्लॉक का कोई भी सॉल्ट। यही क्यों यूज होंगे, ध्यान दो बेटा, बोरोन बेरिलियम और एल्यूमिनियम इन सबके पास वैलेंसी तो पूरी है। बोरोन की वैलेंसी 3 ही वही बॉन्ड बना के बैठा है हेलोजन के साथ। बेरिलियम की वैलेंसी 2 ही बॉन्ड बना के बैठा है, सेम एल्यूमिनियम के पास है। तो वैलेंसी तो पूरी है, लेकिन भाई वैलेंसी पूरी होने के बावजूद भी इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6, इसके पास 4, इसके पास 6, और डी ब्लॉक के पास सबके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है। सभी के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने बार बार पढ़ा भी है। तो भाई इसके पास ऑक्टेट के लिए 2 की कमी है, इसके पास 4 की, इसके पास फिर से 2 की, तो कमी है। तो रिएक्शन के अंदर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना भाई, तो वही काम ये करेंगे। जब आप इसकी रिएक्शन मान लो, आपने इसमें से बोरोन का जो हैलाइड था वो ले लिया, बोरोन क्लोराइड, उसकी रिएक्शन कराया अपनी क्लोरीन के साथ, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन के साथ इसके पास क्या जाएगा, क्लोरीन, क्या बन जाएगा, BCl4 नेगेटिव प्लस में इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन पॉजिटिव। अब भाई बेंजीन BCl4 नेगेटिव को तो अपने पास पटकने भी नहीं देगी, अरे इलेक्ट्रॉन रिच है ना, लेकिन Cl पॉजिटिव का क्या होगा, भाग के आपके पास अटैक होगा, और क्या बन जाएगा, एक अराइल हैलाइड। सिमिलरली आपके पास अगर यहां पर सिर्फ बेंजीन की बजाय टोलीन हो, इसका नाम तो आपको पता ही है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन को कॉमन नाम क्या है मिथाइल बेंजीन का, टोलीन। कुछ लोग इसको टोलवीन भी बोल देते हैं, वो मर्जी आपकी है। उसके साथ भी सेम यही प्रोसीजर, क्लोरीन के बजाय अब की बार कोई भी हाइड्रोजन ले लो या क्लोरीन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। तो अब की बार क्या होगा, ये भाई साहब जो है वहां पर तो खाली बेंजीन थी, लेकिन ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है ये बताएगा कि क्लोरीन कहाँ आके अट्रैक्ट होगी, और ये क्या बताएगा, ये तो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। हाइपर कॉन्जुगेशन ने समझाया था, यही ऑर्गेनिक की दिक्कत है भाई, आपको पिछली थोड़ी नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए CH3 कैसा डायरेक्टर है। तो CH3 आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये +R ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो भाई ये क्या करेगा, किसी हेलोजन को कहाँ बुलाएगा, आइदर ऑन दी ऑर्थो पोजिशन और ऑन दी पैरा पोजिशन। तो ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं जिसके अंदर आपके पास बेंजीन भी है, अल्काइल भी है, ऐसे कंपाउंड्स का बोल देते हो आर अल्काइल कंपाउंड्स। अराइल भी है यानी कि बेंजीन भी है, अल्काइल ग्रुप भी है, और हेलोजन तो है ही, तो इसलिए साथ में क्या लगा दिया, हैलाइड भी। लेकिन ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा चेंज होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी और इवन अब तो बोर्ड भी आपकी फिरकी ले सकता है आराम से। कैसे, अगर उसने आपके पास लेविस एसिड यूज ना करके सनलाइट यूज कर ली तो हो सकता है भाई आपके पास वो लेविस एसिड ना लेके आए, खाली सनलाइट, आप ही प्रैक्टिकल करा रहे हो, आप ही खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मान लो आप गलती से सनलाइट ले गए, आपने लेविस एसिड डालना ही भूल गए, सनलाइट तो ऐसे ही अवेलेबल है ही दिन के दौरान, तो आपके पास रिएक्शन फ्री रेडिकल से होगी और सारे बॉन्ड्स को तोड़वा देगी, जितने भी बॉन्ड्स हैं, अगर डायरेक्ट बेंजीन के साथ रिएक्शन कराई तो। और क्या बन जाएगा आपके पास, हेक्साक्लोरो डेरिवेटिव, और इसका नाम है BHC। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सर्टनी का है, और इसको एज ए इंसेक्टिसाइड आप यूज करते हैं, एज ए इंसेक्टिसाइड आप इसको
यूज करते हैं और इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC बोलते हैं शॉर्टकट में इसको। वहीं अगर आपने टोलीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कराई तो ये फिर से फ्री रेडिकल बिल्कुल सेम जैसे अल्केन्स में होता था, आपके पास कई सारे कार्बन है लेकिन ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो अटैक कहाँ पे होगा, बेंजाइलिक कार्बन पे। एक हाइड्रोजन जाएगा, ऐसे ही होगा भाई, आप इसको ऐसे लिख के देख लो, ऐसे आपके पास क्लोरीन है, क्या होगा, फ्री रेडिकल से HCl बाहर निकल जाएगा, उसके जगह पे क्या जाएगा, एक क्लोरीन। लेकिन भाई ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो फिर से रिएक्शन होगी और अब की बार क्या बनेगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। फिर भी स्टेबल नहीं है, क्यों, अब भी हाइड्रोजन बचा हुआ है, फिर से अटैक होगा और क्या बन जाएगा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। वहीं अगर आपने एक ही जगह पे रिएक्शन स्टॉप करनी है तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है आपके पास सल्फ्यूरियल क्लोराइड। सबसे बेटर तरीका क्या है बेटा आपके पास, सल्फ्यूरियल क्लोराइड। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजिशनों पे मोनो हेलोजिनेशन के काम आएगा। जैसे NBS था ना बेटा अल्कीन्स में, ऐसे ही यहाँ पर आपके पास बेंजाइलिक के केस में क्या आएगा, अगर मोनो कराना है तो SOCl2। ये पॉइंट आपके पास सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, NCERT से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको बेटर लगे तो नीचे वाले पॉइंट लिख सकते हो, अदरवाइज सिर्फ ऊपर वाले ही दो आपके काम के हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा यूजिंग एनिलीन। तो एनिलीन से आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके पास अमीन चैप्टर में फिर से आएंगी। एक है सेंडमेयर रिएक्शन, इसको तो आप अपने दिमाग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान ही लो, इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपके पास ये डायरेक्ट आए या इसका क्वेश्चन आए। सेंडमेयर के काफी चांसेस आपके पास पेपर में आने के। तो पहली चीज आपके पास एनिलीन है क्या, बेंजीन के ऊपर जब अमीन ग्रुप लग जाता है तो जो बेंजीन अमीन बनती है उसका कॉमन नेम है एनिलीन। ये अपने कॉमन नेम से ज्यादा जानी जाती है बेटा। एनिलीन के रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिलीन को पहले हम कन्वर्ट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में, ठीक है जी। इसको आप पहले किस में कन्वर्ट करते हो, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है नाइट्रेटिंग एजेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी हेलोजेनिक एसिड HCl HBr एक्सेट्रा, और सबसे इंपॉर्टेंट आइस कोल्ड कंडीशंस 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर। अगर गलती से भूल जाओ वो तो ऐसे बोलोगे नहीं, तो 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर, अदरवाइज होगी नहीं। अब टॉपिक पे आते हैं, इन नाइट्रेटिंग एजेंट्स क्या क्या है। आपकी बुक कई सारे नाइट्रेटिंग एजेंट्स यूज करेंगे बेटा, आप अपने नोट्स में प्लीज ध्यान से लिख लीजिएगा। जैसे आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, ये दोनों क्या आपके पास है नाइट्रेटिंग एजेंट, मिलके एक ही एजेंट बनते हैं। और इनसे बनने वाला जो मेन एजेंट है जिसको डायरेक्ट कई बार यूज कर लेते हैं HNO2, ये भी क्या आपके पास एक नाइट्रेटिंग एजेंट है। तीसरा आपके पास कोई भी नाइट्राइट सोल्ट लाइक NaNO2 और KNO2, ये भी आपके पास नाइट्रेटिंग एजेंट है। तो इन तीनों में से आप कोई भी यहाँ पे लिखा मिल जाए तो ऑब्वियस सी बात है एनिलीन के साथ ही तीन में से कोई भी आ गया तो ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। और ये तीन H6 के साथ मिलके क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म अपने सिलेबस में नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, ये क्या देंगे NO पॉजिटिव। गलती से भी ये मत कह देना कि ये NO2 बना देंगे, नहीं भाई, ये HNO2 जब टूटता है इस H6 के साथ रिएक्शन करता है और वो क्या बनाता है NO पॉजिटिव। वो NO पॉजिटिव यहां पर आपके पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनवाता है, ठीक है जी। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहां पर अटैकिंग रिएजेंट HNO2 के अंदर से कौन आता है जो एनिलीन पे अटैक करेगा, नाइट्रोसोनियम आयन। कौन है ये, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन यहां पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की कई सारी रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंडमेयर और उसके बिल्कुल मिलती जुलती रिएक्शन गटरमैन। उसके अलावा दो रिएक्शन है, वो दो रिएक्शन क्यों जरूरत पड़ी उसकी अभी बात करते हैं। तो एनिलीन की रिएक्शन अगर आपने कराई कॉपर के सोल्ट्स के साथ, कॉपर के सोल्ट भी कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेटा, यहां पर कॉपर के पास दो स्टेट है ना, क्यूपरस और क्यूपरिक। तो यहां कॉपर किस फॉर्म में है, क्यूपरस फॉर्म में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। उसका कोई भी सोल्ट ले लो, Cu2Cl2 या इसको CuCl बोल सकते हो, Cu2Br2 या Cu2CN2, इनमें से किसी के साथ भी आपने रिएक्शन कराई तो आपके पास क्या होगा, एक नाइट्रोजन, ये बहुत जल्दी से टूटेगा, इसका अटैक होते ही
और क्या बन जाएगा, आइदर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल साइनाइड ग्रुप इसमें अटैच हो जाएगा। वहीं अगर इसकी रिएक्शन साल्ट के साथ ना करा के कॉपर मेटल प्लस HCl से करा दी, कुछ भी चेंज नहीं है। यहां पे आपने सैंडमेयर में सोल्ट लिया, याद रखने की सीधी टेक्निक जो मेरे टीचर्स ने मेरे को बताई थी, बेटा सैंड बोले तो सोल्ट, अरे मिट्टी और सोल्ट एक ही जैसे है ना। तो यहाँ पे कॉपर के क्या है, सोल्ट, यहाँ पे क्या है, प्योर मेटल, मेटल प्लस एसिड, तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट सेम है बिल्कुल, HCl प्लस HBr तो ब्रोमोबेंजीन। साइनाइड वाला यहाँ पे प्रोडक्ट बनता ही नहीं है गटरमैन में, तो इस चीज का भी कृपया करके ध्यान रखिएगा प्लीज। अब टॉपिक ये आता है, सर बिल्कुल ना ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें सोल्ट लिया है, इसमें मेटल लिया है, प्रोडक्ट डिटो सेम है, रिएक्टेंट डिटो सेम है, फिर ये अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि सैंडमेयर के अंदर जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है, इल्ड आती है, वो काफी ज्यादा है। गटरमैन में जो इल्ड आती है वो काफी कम है। तो वाई सैंडमेयर एंड गटरमैन आर टेकन differently because the yield, the amount of product formed in sandmare is quite higher than the gutterman reaction। अब थोड़ा सा टॉपिक और दो आउट ऑफ सिलेबस चल पड़े हम थोड़ा सा। बिल्कुल बेटा, भाई सैंडमेयर में प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बनता है? क्योंकि जो आपका ये सोल्ट बनता है, इस सोल्ट का और अटैकिंग रिएजेंट का दोनों का फेज सेम होता है। इन दोनों का सेम फेज होने की वजह से, दोनों सेम स्टेट में होने की वजह से यहाँ पर अमाउंट प्रोडक्ट का ज़्यादा बनता है। यहाँ पर आपका अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों का जो फेज है वो अलग अलग है, तो इसमें आपके पास इल्ड गटरमैन में कम आती है। अब वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। हेलो अल्केन्स के अंदर आपने देखा था कि भाई आप क्लोरो और ब्रोमो अल्केन्स तो बना लेते थे, लेकिन फ्लोरो और आयोडो डायरेक्ट नहीं बना पा रहे थे, तो उनके लिए स्पेशल मेथड यूज किए। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन हाईली एक्सप्लोसिव थी और आयोडीन की रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी आ जाती थी, तो इसलिए उनके लिए आपने डायरेक्ट वही मेथड यूज नहीं किया जो आपने क्लोरीन ब्रोमीन के लिए किए, बल्कि स्पेशल मेथड्स लेके आए। सेम काम यहाँ पे है भाई, इनके लिए भी कौन से, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, इनके लिए भी स्पेशल मेथड यूज होंगे। आयोडीन का बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल फिंकलस्टीन जैसा ही है। क्या अब की बार भी फिर से क्या ही आएगा और क्या हो जाएगा आपके पास आयोडोबेंजीन और साथ में क्या निकल जाएगा आपके पास N2। वहीं आपके पास फ्लोरोबेंजीन के लिए थोड़ा सा चेंज है। पहले आप लोग HBF4 जो टूट के इसके साथ X को रिप्लेस करके BF4 नेगेटिव आएगा। अब BF4 को आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, हीट करने के बाद क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन प्लस BF3 प्लस N2। ठीक है जी, और इस रिएक्शन का भी नाम है, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, बाल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। ये दोनों जो हैं ये एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगी, दोनों आपके पास एनसीईआरटी के सिलेबस से फालतू हैं, तो आपका मन करे तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही काफ़ी है। दो और मेथड है बेटा आपके पास, एक है हंस-डीकर मेथड और एक है रेस्टिग्स प्रोसेस। दोनों सीबीएसई के सिलेबस के बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये तो आपने किया ही था हेलो अल्केन्स में, हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन में, जिसमें आपने क्या किया था, बेंजीन के जहाँ पर आपने हेलो अल्केन में अल्कीन ली थी, वहाँ पे अब की बार क्या आ जाएगी, अरीन, बेंजीन। तो बेंजीन का कोई भी सोल्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है बेटा। इसकी रिएक्शन आपने किसके साथ कराई, ब्रोमीन के, और साथ में सोलवेंट के रूप में किसको यूज किया, CCl4 को। तो आपके पास बिल्कुल वहाँ पर क्या बनता था, RBr, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, बेंजीन के ऊपर Br, साथ में डिकार्बोक्सिलेशन होगी, CO2 तो निकलेगा ही, और क्या जाएगा आपके पास AgBr। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। वहीं आपके पास जो रेस्टिक प्रोसेस है ये आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड है, जहाँ पर बेटा आपने सैंडमेयर के अंदर भी और गटरमैन के अंदर, दोनों के अंदर कॉपर ही लिया था। एक में आपने लिया था Cu2Cl2 सोल्ट लिया था, कॉपर 1 सोल्ट, मतलब क्यूपरस सोल्ट। तो यहाँ पर क्यूपरस की बजाय क्या आएगा, क्यूपरिक सोल्ट आएगा, और थोड़ी सी हीट ज़्यादा आएगी, वहाँ पे कम हीटिंग हो रही थी। आपके पास यहाँ पर HCl और CuCl2 और एक थोड़ी सी नई चीज़ जो अब तक किसी रिएक्शन नहीं थी, वो था O2। ये तीनों चीज़ें आएंगी, और आपके पास जब इसको हीट किया जाएगा तब आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन। और ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का। तो ये आपके एक दो जगह पे मैंने पढ़ा है, आपके एक दो एग्जाम में आया है, दो सीबीएसई में ये कभी नहीं आएगा, तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार छोटी छोटी चीजें बन सकती हैं। तो बेटा सबसे पहली चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा क्या, किस स्टेट में है, ठीक है जी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, सोल्यूबिलिटी कैसी है,
यही चीजें आएंगी और आपके पास बोर्ड में फिजिकल प्रॉपर्टीज से मिनिमम 2 नंबर के क्वेश्चन तो जरूर आएगा, मिनिमम। तो भाई देखो, वो ये हो सकता है यहाँ से भी आ जाए। तो पहली चीज भाई, आपके पास हेलोअरीन्स जो है वो सारी की सारी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, वहीं एक्सेप्शन छोड़ के, और इनका ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हेलोअरीन्स का, वो हमेशा क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा आयोडो का, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो। वजह, अरे ये तो आपने चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ लिया था। जैसे जैसे किसी सब्सटेंस का मास इंक्रीज होता है उसके पास वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होते हैं। वंडरवाल फोर्सेस जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं उसके साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इंटरेक्शंस बढ़ जाती हैं भाई, बॉन्ड थोड़े से बढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ते हैं, वंडरवाल फोर्सेस जितने भी बढ़ेंगे उतने ही आपके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएंगे। तो सीधी सी चीज़ है बेटा, ये आपके पास 11th का छोटा सा एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई आयोडो का सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भाई बाकी में बेंजीन है उसका तो मास सेम है, लेकिन फ्लोरीन का मास 19 है सिर्फ, आयोडीन का मास काफ़ी ज़्यादा इसके मुकाबले में। तो भाई आयोडो वाले का मास ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर वंडरवाल फोर्सेज भी ज़्यादा होंगे। और भाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंडेंट किस चीज़ से बेटा जी, वंडरवाल फोर्सेज से। तो मोर मास इंप्लाइज हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट, सिंपल था। उसके अलावा आपके पास अगर इस टाइप से डबल्ड है क्लोरीन, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे और एक बार पैरा पे, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पूछे जाएं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके पास डेरिवेटिव ही है। तो बेटा इस केस में आपके पास ऑर्थो का, पैरा का और मेटा का जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि सारी लिक्विड है ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ा थोड़ा सा, तो भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट माइनस में होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इसका थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, वजह आपके पास थोड़ी सी वंडरवाल इंटरेक्शंस लगा लो। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग मेथड है। जब आप बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है सब्सटेंस का क्रिस्टल के अंदर एडजस्टमेंट। बेटा सिमेट्री जिसमें ज़्यादा होगी वो सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर उतना ही ईजिली अपने आप को अरेंज करा पाएगा। आप ही सोच के देखो ना, एक आप जब घर बनाते हो, एक क्यूबॉइड टाइप की एक सिमेट्रिकल ईंट लेके आओ, एक आपकी ईंट सिमेट्रिक ना होके ऐसे इस टाइप से हो, कौन सी वाली ईंट ज़्यादा घर के अंदर मजबूती देगी? जो आपके पास सिमेट्रिक होगी, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको एक सॉलिड दीवार बनानी है ना भाई। तो सेम काम आपके सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर होता है। तो भाई जिसके अंदर मैक्सिमम सिमेट्री होगी उसकी क्रिस्टल के अंदर अरेंजमेंट उतनी ही बेटर रहेगी, उतनी ही स्ट्रोंग रहेगी, और बेटा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही हाई रहेगा। तो भाई ऑर्थो पैरा और मेटा, सबसे ज़्यादा सिमेट्री सबको साफ दिखती है भाई पैरा के अंदर है, उसके बाद नंबर ऑर्थो का आता है और सबसे कम मेटा में। तो यहीं से आपके पास ऑर्डर बन जाता है भाई, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? पैरा का। और अब की बार डिफरेंस काफ़ी आई है, पिछली बार तो देखो 453 से 448 के आसपास ही था सारों का, लेकिन अब की बार काफ़ी ज़्यादा हाई है भाई। क्या? 323 केल्विन, 323 केल्विन, उसके बाद 256 केल्विन और 249 केल्विन। तो भाई इसकी सिमेट्री होने की वजह से आपके पास काफ़ी हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। रही बात भाई इनकी डेंसिटी की, तो हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? आपके पास आयोडो की, और मिनिमम किसकी होगी? फ्लोरो की। लास्ट पॉइंट है आपके पास सोल्युबिलिटी। भाई हेलोअरीन्स जो है बेटा जी, वो आपके पास पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होंगे, पोलर सब्सटेंसेस के अंदर। वहीं पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर आप लेके आए, उनके अंदर इनकी सोल्युबिलिटी अच्छी खासी रहेगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। बेटा जी हेलोअल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इजी है, और जो यहाँ आएगा ऑलमोस्ट सेम चीज़ें अगले चैप्टरों में भी आएंगी, तो यहाँ ध्यान से देख लो, अगलों में ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फैक्ट ज़्यादा है और समझने का पोर्शन थोड़ा सा कम है। फिर भी थोड़ा सा देख लो, समझ लोगे तो और भी बेटर रहेगा। पहली चीज़ जो प्योर फैक्ट है कि भाई आपके पास क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और क्लोरोइथेन, सिर्फ ये 3 ही ऐसे हैं जो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। बाकी जितने भी हेलोजेंस हैं आइदर वो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं और भाई इन सॉलिड स्टेट मिलते हैं। सेकंड, मोस्टली ये जो प्योर सब्सटेंस में है, कोई भी डेरिवेटिव हो, ये सारे कैसे होते हैं? कलरलेस इन नेचर, इनका कोई कलर नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई भी ब्रोमीन का डेरिवेटिव है, क्योंकि ब्रोमीन का खुद का कलर है ऑरेंज,
और आयोडीन का डेरिवेटिव है जिसका खुद का कलर है आपके पास पर्पल वॉयलेट, सॉरी बेटा। तो उनको अगर आपने सनलाइट थोड़ी सी दिखा दी तो भाई वो अपना जो रिस्पेक्टिव कलर है उसको शो करेंगे। तो कौन? ब्रोमीन और आयोडीन, जो एक्चुअली में भी कलर्ड सब्सटेंसेस हैं। आपके पास ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन तो सॉलिड है। वो आपके पास अगर सनलाइट में इनके डेरिवेटिव अगर आए तो वो कलर देंगे, अदरवाइज ये सारे कलरलेस रहेंगे। तीसरा पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आयोडो अल्केन्स का, और सबसे कम किसका होगा? फ्लोरो अल्केन्स का। ये भी एक छोटा सा फैक्ट है, दो आप इसको समझ सकते हैं आराम से। भाई आपके पास जैसे जैसे मास बढ़ रहा है, अभी अभी आपने हेलोरीन में पढ़ाई है, भाई फ्लोरीन का मास काफी कम है, क्लोरीन का उससे थोड़ा सा ज्यादा, ब्रोमीन का और भी ज्यादा, और आयोडीन का तो इन सब में सबसे ज्यादा। तो जैसे जैसे आपके पास मास बढ़ता जाता है, अभी बात हुई थी मास इंक्रीज होगा तो आपके पास वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज होंगे। वंडरवाल फोर्सेस अगर इंक्रीज हुए तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे। तो यहां तो बात ही बॉइलिंग पॉइंट की चल रही है, तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? जिसका मास है सबसे ज्यादा, और वो कौन है? आयोडीन। दूसरा, यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो हेलो अल्केन है उनका ज्यादा है किसके मुकाबले में? कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स के मुकाबले में। मतलब जिस अल्केन से आपने हेलो अल्केन बनाई है उन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो भाई आपके पास जो हेलो अल्केन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जैसे मान लो एक आपके पास प्रोपेन, एक आपके पास क्लोरोप्रोपेन, इसी से तो ये बनाई गई है। तो भाई इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा आपके पास हेलो अल्केन का। क्यों ज्यादा होगा? वजह, भाई ये तो आपके पास कैसा सब्सटेंस था? एक नॉन पोलर सब्सटेंस था, इसके अंदर कोई पोल्स थे ही नहीं, लेकिन हैलोजन आने की वजह से इसके अंदर पोल्स डेवलप हो जाएंगे। पोल्स डेवलप होने के अंदर इसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाएंगी बेटा। इसके अंदर क्या डिपेंड आ जाएंगी, क्या नई चीज प्रोड्यूस हो जाएगी? डाइपोल इंटरेक्शंस। अब डाइपोल इंटरेक्शंस के अंदर एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लाएंगे इनके मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए। थोड़ा सा अट्रैक्टिव फोर्स आ गया तो आपकी पक्की बात है बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा सा तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो इसके अंदर आपके पास कोई पोलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है ही नहीं, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ने की वजह से थोड़ा सा आपके पास पोलैरिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाएंगे और वही इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करेंगे। अगला पॉइंट बेटा, आपके पास आइसोमेरिक अल्केन्स। आइसोमेरिक मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो उसके अंदर एक सीधा सा रूल होता है, जिसके अंदर ब्रांच ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो उतना ही सिकुड़ती चली जाएगी, उसके पास सरफेस एरिया उतना ही कम रहेगा। और सरफेस एरिया कम रहा तो सीधी सी बात है भाई, जिस तरीके से मास के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सरफेस एरिया के साथ घटता है। सरफेस एरिया जितना कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही घटता चला जाएगा। सरफेस एरिया घटा, बॉइलिंग पॉइंट घटा, सरफेस एरिया बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा। एक आपके पास है इस टाइप से, मान लो ब्रोमोब्यूटेन, जिसको एन ब्यूटेन भी बोल सकते हैं आप, एन ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है जी। नॉर्मल है आपके पास ये, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर एक ब्रांच लिया है बेटा, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक और ब्रांच लिया है। फॉर्मूला चेक करना, सारों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है, एन वाले नॉर्मल वाले का भी, सेकेंडरी वाले का भी, और बेटा टर्शियरी वाले का भी, सारों का फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। तो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। अब पूछा जाए बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, तो भाई इसके अंदर ब्रांच 0, इसके अंदर ब्रांच 1, और इसके अंदर तो दो ब्रांच हो गई है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आपके पास ब्रांचिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही आपके पास, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप साइड में था, या फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास एक तरफ, अगर आप ऐसे काउंट करो या ऐसे देख लेना आप। तो जैसे जैसे आपके पास साफ दिख रहा है, सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, सरफेस एरिया थोड़ा सा घट गया है, सरफेस एरिया और भी घट गया है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बनती जाएंगी आपके पास सरफेस एरिया घटता जा रहा है, सरफेस एरिया घटने के साथ सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी होता चला जाएगा। तो इसका होगा लोवेस्ट और बेटा जी इसका होगा हाईएस्ट, हो जाएगा जी। लास्ट पॉइंट है बेटा थोड़ा सा देखने का, डेंसिटी। भाई सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी आयोडो वालों की, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो। और एक छोटी सी बात, डेंसिटी बढ़ कैसे कैसे सकती है,
भाई चेन लेंथ बढ़ा दो, डेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे एक कार्बन की चेन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होगी? जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन, डेंसिटी ज़्यादा। वजह रटने की जरूरत ही नहीं है। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जैसे जैसे मास बढ़ेगा आपके पास डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम बढ़ेगा, मास थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है इस फैक्टर के अंदर। तो जैसे जैसे मास बढ़ा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो चेन लेंथ बढ़ेगी तो मास तो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन हेलोजेंस। एक के अंदर सिंगल हेलोजन लगाया, एक डाई हेलोजन, एक के अंदर ट्राई, ऐसे टेट्रा। जैसे जैसे हेलोजन बढ़ते जाएंगे, फिर से वही बात, मास बढ़ता चला गया। मास बढ़ता जाएगा तो आपके पास डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तीसरा पॉइंट, डेंसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? एटॉमिक मास बढ़ा के। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो। सबसे ज्यादा मास किसका है? आयोडीन वाले का। तो डेंसिटी मैक्सिमम किसकी होगी? आयोडीन वाले की। उसके बाद 2 नंबर पे ब्रोमीन, 3 नंबर पे क्लोरीन, और सबसे कम किसकी रहेगी? फ्लोरीन। ठीक है जी। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बढ़ाने के। और सबसे लास्ट में सोल्युबिलिटी। सेम हेलोरिन्स वाला काम होगा बेटा। सोल्युबिलिटी आपके पास पानी के अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर काफ़ी कम रहेगी, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनकी सोल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। दैट्स ऑल।